नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु के उद्धरण इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसका चयन और संपादन मिथिलेश शरण चौबे ने किया है। मिथिलेश शरण चौबे का जन्म 1976 में सागर जिले में हुआ। लौटने के लिए जाना ये कविता संग्रह उनका आ चुका है। एक आलोचना पुस्तक कुंवर नारायण का रचना संसार प्रकाशित हो चुका है। यह पुस्तक रजा फाउंडेशन के सहयोग से रजा पुस्तक माला के तहत छपी है। जैसा कि रजा के बारे में मशहूर है कि भारतीय आधुनिक कला के मूर्धन्य हस्ताक्षर सैयद हैदर रजा अनोखे चित्रकार थे और भारतीय साहित्य से उनका एक अलग अपनापन था। हिंदी को वे अपनी मातृभाषा मानते थे और यही वजह थी उनके तमाम चित्रों के शीर्षक जो है वह हिंदी में होते थे। देवनागरी में लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, हिंदी और उर्दू में भी उन्होंने अपने चित्रों पर कविताएं अंकित की। और हिंदी में पुस्तकों की, अच्छी पुस्तकों की कमी को लेकर उनकी चिंता थी। यही वजह थी कि 2016 में जब 94 वर्ष की उम्र में लगभग उनका निधन हुआ तो रजा फाउंडेशन ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए रजा पुस्तक माला श्रृंखला शुरू की, जिसके तहत वे आर्थिक सहयोग देते हैं और प्रकाशकों से खास तरह की पुस्तकें प्रकाशित करवाती हैं। यह पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु की विविध विधाओं में जो उद्धरण हो सकते हैं उनका एक संकलन है। इनमें कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, कविता, टिप्पणी व पत्र ये शामिल हैं। इनसे लिए गए उद्धरण शामिल हैं। और रेणु का जो साहित्य संसार है उसके बारे में हिंदी पाठक जगत बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं जो उद्धरण इसमें शामिल किए गए हैं, कुछ उद्धरणों की बात करूं कि ये विविध जगहों से उठाए गए हैं, इसलिए इनमें हर तरह के विचार रेणु के शामिल होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, एक उद्धरण है 40 उसकी गिनती है। परिवार, जाति, धर्म, समाज, सरकार और हर अन्याय अत्याचार से हमेशा लड़ने वाला लड़ाकू गणपत आज अखाड़े में हारे हुए पहलवान की तरह पड़ा हुआ है। सभी उसकी पीठ पर एक लात लगाकर गाली देकर चले जाते हैं। 35 साल तक साधु सन्यासियों की तरह लंगोट बंद रहकर जीव, मुंह और मन में लगाम लगाकर उसने पब्लिक का काम किया। किसी का एक तिनका न छुड़ाया, न पार्टी का एक पैसा गोलमाल किया। माँ बाप, भाई बहन, गांव समाज और पर्वतियों से भी बढ़कर पार्टी और पार्टी के झंडे को प्यार किया। सब बेकार। आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति आज के समय में भी राजनीति में कार्यकर्ताओं में व्याप्त है, उनको लेकर व्याप्त है। आप कितना भी झंडा डंडा उठाएं पार्टी का, किसी भी समय आपको धक्का लग सकता है। एक और उदाहरण मैं पढ़ता हूँ। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगे। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। इसी तरह से के उद्धरण इसमें छांट के शामिल किए गए हैं, जिनमें उस समय का समाज, गांव, परिवेश, संस्कार, परंपरा, सभ्यताएं, मानस और राजनीति सब कुछ आपके सामने नग्न हो जाती है। खास बात यह कि वो स्थितियां दिनों दिन बद से बदतर
की तरफ बढ़ी हैं, उनमें किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। चाहे वह पार्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे वह उसके अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे वह गांवी राजनीति हो, चाहे वह भाषा को लेकर बातचीत हो, चाहे वह किसी भी तरह का भाव हो। भारतीयता का जो बोध है वह दिनों दिन छीजता जा रहा है और इन उद्धरणों से कम रेणु के उद्धरणों से ये शामिल होता है। रिपोर्टाज के मामले में राजधानी 178 में उद्धरण है। राजधानी के प्रमुख अंग्रेजी पत्र ने पर्दाफाश करते हुए लिखा, छोटी छोटी नदियों खासकर कोसी की पुरानी धाराओं में छोटे बड़े बांध बांधने में PWD के इंजीनियरों ने अदूरदर्शिता से काम लिया है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आई वे जलमग्न हैं इस बार सरकार के अकर्मण्य कर्मचारी। दूसरे दैनिक ने इस बाढ़ की जिम्मेदारी पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के सिर पर थोपते हुए लिखा, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में बैराज बांधकर सारे उत्तर पूर्वी बिहार की तमाम छोटी नदियों का निकास अवरुद्ध कर दिया। बैराज बनाने के पहले यदि हमारे राज्य के अधिकारियों से सलाह परामर्श किया जाता तो ऐसी बाढ़ नहीं आती। बाढ़ में अभी दिल्ली डूब रही है, पूरा उत्तर भारत तबाह है। हम समझ सकते हैं कि जिस दौर में फणीश्वर नाथ रेणु उत्तर बिहार की स्थिति को लेकर, वहाँ के बांधों की स्थिति को लेकर, वहाँ आई बाढ़ की स्थिति को लेकर राजधानी के अखबारों में छपे हुए समाचार के माध्यम से उस दौर का यथार्थ रखते हैं। आज हरियाणा द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद लाल किला और ताजमहल की दीवारों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस तरह की बाढ़ पिछले कई दशकों में राजधानी के लोगों ने नहीं देखी है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा समाज, हमारी सरकारी व्यवस्थाएं, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य केवल कहने के लिए हैं, उनका जमीनी यथार्थ किसी भी रूप में नहीं बदला है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। और इस बात को रेणु समझते थे। अगर मैं साक्षात्कार श्रृंखला से एक आध उद्धरण लूं तो 198 जो उद्धरण है उसमें यह है कि सामाजिक असमानता को पहले तोड़ना होगा, आर्थिक असमानता को यही तो बलवान बनाती है। बात कितनी सच है। अगर 208वें उद्धरण की बात करूं तो लेखक की भूमिका पुरोधा की भूमिका होती है, पर हमारे राजनेता उसे तीसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, जबकि तथ्य यह है कि समाज की सारी विकृतियां स्वयं इन राजनेताओं की देन है। रेणु ने जिस तरह से इस बात को लिखा, क्या आज के समय में हमारे साहित्यकार इस बात को लिख सकते हैं कि राजनेता तीसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं साहित्यकारों को, जबकि वे खुद तीसरे क्या चौथे और पांचवें दर्जे के व्यक्ति के रूप में हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम तरह के शोषण, भ्रष्टाचार और बदनीयती भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन चुकी है। रेखा चित्र संस्मरण में भी इसी तरह के उद्धरण है। अगर 224वें उद्धरण की बात करूं तो और मन में यह बात उपज गई कि झूठ बोलना छोड़कर यदि झूठ लिखा जाए तो यह पाप पुण्य में बदल सकता है, और अब तो झूठ का जहाज ही चल रहा है, पेशा ही यही है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी साहित्यकार जो दूर तक देख सकता है, अपने समय में जो लिख रहा होता है वह सर्वकालिक होता है। रेणु के इन उद्धरणों को देखकर हम कम से कम यही समझ सकते हैं। कविता में से 2 पंक्ति में पढ़ता हूँ, 254वें नंबर पर है। मेरे मन के आसमान में पंख पसारे उड़ते रहते अथक पखेरु प्यारे प्यारे। अगर आप भारतीय साहित्य जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र फणीश्वर नाथ रेणु की समस्त साहित्य से उनकी उत्कृष्ट बातों को, उनके उद्धरणों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो रजा पुस्तकमाला से के सहयोग से प्रकाशित इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका प्रकाशन सेतु प्रकाशन ने किया है। मूल्य 250 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 192। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं
इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।